मित्रों, नमस्कार। आज मैं राधा कृष्ण की प्रसिद्ध कहानी बुढ़िया गुलाबी लेकर आया हूँ। कहने को तो ये कहानी आज से 80-85 वर्ष पहले लिखी गई है, मगर इस कहानी में स्त्री विमर्श, खासकर स्त्री के दर्द को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। एक बुढ़िया गुलाबी है और वह कैसे अपने गांव की एक उपेक्षिता का सहारा बनती है। जो छविया अपने घर परिवार, अपने मामा के परिवार से उपेक्षिता हो जाती है, प्रताड़ित की जाती है, उस छविया के लिए सहारा बनती है। चलिए, मैं आज बुढ़िया गुलाबी कहानी आपको सीधे राधा कृष्ण के शब्दों में सुनाता हूँ। तारापुर एक बारगी छोटा गांव नहीं, तारापुर एक बारगी छोटा गांव नहीं, कई 100 घरों की बस्ती है। छोटा मोटा गांव नहीं, बड़ी बस्ती है। गांव के बीचों बीच से होकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क निकलती है, जिस पर जमींदार का 17 वर्षीय पुत्र खूब घंटी बजाकर साइकिल चलाया करता है। कुछ बनियों और हलवाई की दुकानें भी गांव के गौरव की साक्षी दिया करती हैं। वहाँ एक डाकखाना भी है, जिसका लाल रंग का लेटर बॉक्स उस घर के सामने एक कदम के पेड़ की धड़ में टंगा रहा है। ये गांव का दृश्य है। डाकखाने के अंदर चंदले सिर वाले डाक मुंशी साहब कुछ लड़कों को विद्यादान का व्यवसाय किया करते हैं, विद्यादान का व्यवसाय किया करते थे। पोस्ट ऑफिस के बरामदे में खड़े होकर कोई भी गुलाबी का घर देख सकता है। फूस के छप्पर का छोटा सा घर है। कुम्हड़े और कद्दू की लताएं अपने बड़े बड़े पत्तों को लेकर छप्पर के ऊपर बड़ी शान से भर गई हैं। घर के भीतर गुलाबी रहती है। नाम ही केवल उसको गुलाबी है, किसी भी समय उसके चेहरे पर गुलाबी रंग आया होगा। उसका अनुमान जरा कठिन है। बूढ़ी हो गई है, मगर आज भी उसके कानों में चांदी वाले कर्णफूल जवानी की रसिकता और सुरुचि का इतिहास है। 20 वर्ष तो उसे विधवा हुए हो गए हैं। आज वह 50 की है। सांवले शरीर पर सिकुड़ने पड़ गई हैं और जिन आँखों से अब वह दुनिया देख आई है, वह ज्योतिहीन हो चुकी है। जब वह नीम की लकड़ी की लाठी लेकर गांव में निकलती है, तो सारे गांव की महिलाएं उसे अपने घर आकर बैठने का निमंत्रण देती है। निमंत्रण की रक्षा करने का उसे जितना शौक नहीं, उससे अधिक लालसा रहती है। निमंत्रण की रक्षा करने का शौक से अधिक लालसा रहती है उसी अपनी बात और अपना अनुभव सुनाने की। गांव के सबको वह अपना समझती है, उसके लिए कोई गैर नहीं है। एक ऐसी महिला जो सबों को अपना समझती है। यदि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वह गांव की किसी भी महिला से निसंकोच मांग सकती है। इस पर अगर कोई बहाना भी बना देती तो वह सहज भाव से उस पर विश्वास कर लेती है। किसी के प्रति न उसके मन में कोई द्वेष है और न उलाहना, सबों के प्रति समभाव। अगर एक क्षण में वह किसी पर क्रोध कर सकती है, तो दूसरे ही क्षण उसे प्यार भी कर सकती है। ये उदारता है उसके चरित्र का। इसके अतिरिक्त उसके घर में कोई और नहीं है। कभी किसी समय उसका एक देवर था जो जर्मनी की लड़ाई में गया और फिर लौटा नहीं। तब से गुलाबी अपने घर में अकेली रहती है। अमीरी नाम की कोई चीज़ है, वह शहर के सेठों में भी देखी जा सकती है। गांव के जमींदार भी गले तक कर्ज में डूबे हुए होते हैं। फिर गांव वालों की इस किंवदंती पर विश्वास कर लेना ही जरा कठिन है कि बुढ़िया के पास 1000 रुपये हैं। बुढ़िया के पास 1000 रुपये हैं, जिन्हें वह झोपड़ी में गाड़ कर रखती है। इस जनश्रुति के कारण उसे गांव में नासमझ लोगों का थोड़ा आदर भी मिलता है कि बुढ़िया के पास पैसे हैं, और नहीं तो उसके पास वैसा कुछ नहीं है। मिट्टी की हंडिया में एक वक्त भात बनाती है और दोनों वक्त खाती है। एक फूल की थाली है, 2-3 एल्यूमिनियम के कटोरे, पीतल के एक गिलास और लोटे। घर में मिट्टी के बने हुए कई विशाल घड़े हैं, जिसमें वह चना, खेसारी, गेहूँ, जौ आदि रखा करती है। संसार में यदि कहीं उसके प्यार का पक्षपात देखा गया है तो उसकी अपनी गाय पर है। एक गाय पालती है बेचारी बुढ़िया। चॉकलेट रंग की गाय है और उसके सिर पर कुछ कुछ सफ़ेद धब्बे पड़े हैं। वह 1 जून 1.5 सेर दूध देती है, लेकिन गुलाबी को दूध की कोई लिप्सा नहीं है। वह एक लाला जी
के यहाँ दूध बेच आती है, उसके पास अपने धेले धेले का हिसाब है और व्यर्थ में वह एक कौड़ी भी अपव्यय करना नहीं चाहती है, कभी भी एक पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहती। कभी किसी के अनुनय विनय पर वह 15-20 रुपये ऋण दे देती है, लेकिन रुपया में एक आना माहवार से एक छदाम भी कम सूद लेना नहीं चाहती है और सूद में से एक कौड़ी भी छोड़ना भी नहीं जानती है। सूद छोड़ने की प्रार्थना करने वालों को वह एक महान पापी समझती है। वह इस बात से सर्वदा निशंक रहती है कि ऐसे आदमी को मरने पर भी कहीं ठौर नहीं मिल सकता, जिसकी समझ से भगवान भी सूद लेने का वैसा ही समर्थन करते हैं कि जैसा कि वह स्वयं भी किया करती है। भगवान उसके विचारों से एक रूप मात्र हैं जिसे वह अच्छा मानती है। उसके भगवान भी उसी को अच्छा कहते हैं। उसके विचारों के बाहर कहीं भी भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। और बुढ़िया गुलाबी संसार में रहकर भी दुनिया से कितनी पृथक है, जिसे वह खुद नहीं जानती। जिस विशाल देश में वह रहती है उस देश का नाम भारतवर्ष है, इसका भी उसे पता नहीं है। यहाँ कैसे कानून बनते हैं और किस तरह काम लिए जाते हैं उसने कभी नहीं सोचा और न जानने की कोई ज़रूरत समझी। अंग्रेज मात्र को वह राजा जानती है और पुलिस को ही कानून मानती है। एक बार उसके पड़ोस में तहकीकात के लिए पुलिस आई थी। एक रात पड़ोस में तहकीकात के लिए पुलिस आई थी। उससे बुढ़िया ऐसी डरी कि दिन भर थर थर कांपती रही और रात बीते तक घर के बाहर नहीं निकली। उसके लिए अपना गांव ही एक विशाल देश है और उस गांव की अत्यंत सामान्य घटनाएं ही अलौकिक घटनाएं हैं। छोटी से छोटी घटना को लेकर वह महीने तक उसकी आलोचना करती है। छोटी सी घटना घट जाए तो महीनों तक उसकी आलोचना करती है, अपनी सम्मति देती है, सुनती है और उसी में अपना सुख दुख इच्छा अनिच्छा आदि मिलाकर रखती है। इससे अधिक उसे कोई ज़रूरत नहीं है। यह है गुलबिया का चरित्र। एक दिन उसकी वह गाय न जाने कहाँ तो खो गई। ग्वाले से मालूम हुआ तो बहुत बिगड़ी। उस पर अपने शब्दकोश के समस्त कटु वाक्यों का वर्णन करके और उसे नितांत अविश्वासी और परले सिरे का हरामजादा घोषित करती हुई अपनी लाठी लेकर स्वयं गाय को ढूंढने निकली। साय बीत रही थी, मिटता हुआ प्रकाश था और उमड़ता हुआ अंधकार। खेतों में झिंगूर बोल रहे थे। 5-6 तारे आकाश में भटक आए थे। 5-6 तारे भी आकाश में भटक आए थे, जिन्हें बुढ़िया ने नहीं देखा। उसे अपनी गाय की धुन थी और उसका कहीं पता न था। वह बड़बड़ा रही थी, जी भर कर ग्वाले को गाय की कमबख्ती की कोस रही थी। चाची, ओ चाची, गुलाबी चाची, दूर से पुकारी हुई यह आवाज़ छीण पर स्पष्ट सुनाई गई। गुलाबी रुकी, धरती पर लाठी टेक दी और उसे दोनों हाथ से पकड़कर बोली, कौन है? तुम्हारी गाय मेरे पास है। गुलाबी ने पहचान लिया। वह छबिया लपकिया रही थी। गाय के सुसंवाद ने उसके चेहरे को खुशी से चमका दिया था। प्रसन्नता के उद्रेक में बोली, मर मुँह झौंसी, मैं कब से हैरान हो रही हूँ और गाय तू अपने यहाँ बांध आई? तेरी शैतानी का अंत नहीं। यहाँ मैं कब से गाय गाय करती फिर रही हूँ, वह थी कहाँ? छबिया ने कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं, मामा की बारी में घुस गई थी। मामा की बारी में घुस गई थी। मटर की सारी खेत को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मगर मामा जान पाते तो कांजी हौस ले जाते। खैर कहो कि मेरी आंख पड़ गई और मैंने चुपके से बांध दिया, जैसा कि गांव में अक्सर होता है। बेटी तुझे भगवान जुग जुग झुलावे। गुलाबी उसी आशीष देती हुई बोली, तेरे मामा कहेंगे तो मैं मटर का दाम दे दूंगी, लेकिन मेरी गाय को कांजी हौस न भेजना। अरे जानवर है बेटी, उसे क्या समझ कि उसका खेत है कि किसकी बारी है। अब घुस ही गई तो उसका क्या उपाय। उस निपुते ग्वाले से तो मैं हार मान गई। लाख बार चेता दिया, जरा गाय पर निगाह रखो कि कहीं बहक न जाए, किसी का खेत न खा जाए, लेकिन मुठमर्दी के मारे वह कुछ सुनता है। इस गांव में सबकी एक हालत है, सबों की चर्बी चढ़ गई है। कोई ऐसा ग्वाला नहीं जिसको गाय सौंप कर आदमी निश्चिंत हो सके। राम राम, बेचारे के सारे मटर बर्बाद हो गए होंगे। गुलबी में गया है कि उसकी गाय ने अगर मटर
कि खेत को चरा है तो उसके लिए वह दुखी भी है। छबिया बोली, देखो चाची, मैं एक बात कहती हूँ, मामा को उसकी जरा भी खबर न होने पावे। मामा को उसकी जरा भी खबर न हो पाए, वे अगर सुन पाए तो चिरोरी बिनती एक न सुनेंगे, सीधे गाय को कांजी हौसले जाएंगे और पुलिस में रपट कर देंगे। वे एक कौड़ी के आदमी हैं, जमींदार को तो वो कुछ समझते ही नहीं। गुलाब भी सिहर उठी। छबिया का कहना झूठ नहीं था। उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी, भगवान ठाकुर जी तेरा भला करेंगे, चल मेरी गैया दे दे। छबिया ने हंसते हुए कहा, तेरी गैया मैं यहाँ कहाँ से दे दूँ? आंचल में बांध कर थोड़ी ही ले आई हूँ। जाकर अपने घर में देखो चाची, तुम्हारी गाय अपने खूंटे पर पागुर कर रही होगी। तुम्हारा ग्वाला आया था, मैंने उसी से भेज कर बंधवा दिया है। कहानी अपने इस एक रूप में आती है। गुलाबिया की गाय को इस छबिया ने अपने मामा के मटर के खेत से, मामा के आतंक से, जो काजी हौस बचाने से ले जाकर गुलाबी के घर पहुंचा दिया है। अब कहानी दूसरे मोड़ पर चलती है। देखिए, छबिया उस लड़की में ही थी। छबिया उन लड़कियों में थी जिन्हें संसार का सूना मान कर चलने में ही कल्याण है। लेकिन जब सामने एक विचित्र और आकर्षक संसार है और यहाँ एक बार की सूनापन भी नहीं, तो आंखों को फोड़कर, कान को बहरा बनाकर और दिल को भांति समझकर रखना जरा कठिन है। राजपूत की लड़की थी, राजपूत की लड़की थी। माँ बाप मर गए थे, अपने मामा के यहाँ टुकड़ों पर पली बढ़ी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तब एक बार अपने वृद्ध पति के साथ ससुराल गई थी। बेमेल विवाह हुआ था, ससुराल गई थी, लेकिन 5 महीने के अंदर ही विधवा होकर मामा के यहाँ लौट आई। पहले उसे कुछ भी मालूम नहीं होता था, मगर अब वह 19 वर्ष की थी। अब उसको शरद के उमड़ते हुए उजले मेघ भले लगते थे, फागुन की हवा में सिहर जाती थी, चैत के फूलों को देख मन में जाने क्या क्या आता था, और बरसात की कजरारी रात में गर्जन करने वाले मेघ उसे भयभीत बना देते थे। नितांत सूनापन जितना कुछ नहीं है, उतना ही वह बहुत कुछ है। उसकी उपेक्षा करके भी जिया जा सकता है, इससे कोई बहस नहीं, लेकिन छबिया जी सकी। किसी की कलंक कहानी को बेपर्दगी के साथ सुनने सुनाने में कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन किसी गुप्त रहस्य को उद्घाटित करने और बुराई की तीव्र आलोचना करने में जो सुख और गौरव मिलता है, उस लालसा को त्यागना गुलाबी को क्या गांव के किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं था। गुलाबी नहीं, सब बूढ़ी और नवेली इस चर्चा में उत्साह से भाग लेती और छबिया और उसके मामा मामी की भरपेट निंदा किया करती। जाड़े की हवा की तरह यह निंदा कानों कान उड़ रही थी। छबिया के बदले हुए व्यवहार की चर्चा होने लगी गांव में, और सब लोग चटकारे ले लेकर सुनने लगे, और सुन सुनकर सब सिहरने उठते थे। परिणाम की किसी को चिंता नहीं थी। सब यही चाहते थे कि छबिया को इस दुष्कर्म का कठोर से कठोर दंड मिले। छबिया के पांव बहके थे तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। इस निंदा नदी की धारा में जो कलकल ध्वनि उत्पन्न होती थी, उसकी भनक एक दिन छबिया के मामा भूपाल सिंह के कानों में पड़ गई। उसका परिणाम बड़ा भयंकर देखा गया। ये जो उसकी कलंक की कथा या उम्र के फिसलन की कथा जब उसके मामा के कान में गई, तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर देखा गया। बरसात के दिन थे, उस रात को रात भर पानी बरसा था। भोर के समय छबिया अपने मामा के दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। बेत और तमाचों की मार से के दाग शरीर पर साफ साफ उभर आए थे। नाक से निकला रक्त गाल और धरती पर गिरकर सूख गया था। तमाशा देखने के लिए एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन छबिया की निंदा करने वाले भी अभी उसके मामा की निंदा कर रहे थे। उन्हें इसका अनुमान भी नहीं था कि छबिया को ऐसा भीषण दंड मिलेगा। भीड़ उत्तेजित थी, लोग भोपाल सिंह की निंदा कर रहे थे। इस बात की गर्मा गर्मी हो रही थी कि थाने में चलकर अभी इस बात की खबर दे दी जाए। जब पुलिस हथकड़ी डाल कर ले जाएगी, तब बच्चे राम को आटा दाल का भाव मालूम होगा। सभी इस बात को भली भांति जान रहे थे कि अब अपने मामा के यहाँ छबिया के लिए जगह नहीं है। सबके दिल में छबिया के लिए सहानुभूति थी। इसकी कोई भी वहाँ ऐसा न था जो छबिया को अपने घर ले जाता और उसके रहने खाने का प्रबंध करता। इसमें गांव वालों के बीच एक बदनामी थी। भोपाल सिंह से शत्रुता मोल लेनी थी। इसी समय भीड़ को चीर कर गुलाबी पहुँच गई। खबर मालूम होती वह दौड़ी चली आई थी। उसके मुंह से भोपाल सिंह के प्रति अपशब्द निकल रहे थे। वह उत्तेजित थी और उसका सारा शरीर कांप रहा था गुस्से से। गुलाबी का
छबिया उस समय अपनी आंखें खोल रही थी। गुलाबी उसके चेहरे पर झुक कर बोली, हाय हाय, बेचारी की जान ले ली। क्या इसके मरने से भोपाल सिंह की बदनामी मिट जाएगी? अरे तुम लोग टुकुर टुकुर ताकते क्या हो? इसे उठाओ, चलो इसे ले चलो, भला कहीं ऐसा भी मामा होता है? दुश्मन है, दुश्मन। और देखिए गुलाबी की सहानुभूति, सारा समाज मौन है। और ये गुलाबी, उस गुलाम भारत की गुलाबी, उस छबिया को अपने घर ले जाने का संकल्प ले लेती है। गुलाबी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, कंठ स्वर परुप हो गया था, कांपते हुए शरीर से बेचैनी टपक रही थी। वह कहती गई, रुपयों के लालच से इसने इतने बूढ़े बैल के गले बांध दिया, हरामजादे को जरा भी जाया न आई। उसके बाद निपोता कोढ़ी कहीं का। उस युग में भी उस भोपाल सिंह के खिलाफ गुलाबी बोलने में सफल होती है। तत्काल गुलाबी की आज्ञा का पालन किया। बुढ़िया के घर से एक कमरे में उसको वह चॉकलेट रंग की गाय निकालकर आंगन में बांध दी गई और पड़ोसी के यहाँ से वहीं पर एक बांध टूटी हुई चरपाई आई। बुढ़िया गुलाबी ने अपने ओढ़ने की गुदरी निकालकर उसे उड़ाया और गांव के नीलकंठ वैद्य ने बिना किसी दक्षिणा के आशा के केवल उपकारवश उसकी नब्ज देखकर गुलाबी को आश्वासन दिया, भय की कोई बात नहीं है। देखिए कहानी, एक बूढ़ी गुलाबी जिसका कोई सहारा नहीं है, मगर छबिया के दुख दर्द को, उसके स्त्रीपन पर आए कलंक को अपने सर पर लेती है और अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाती है। चलते हैं कहानी के अगले अध्याय में। सचमुच भय की कोई बात नहीं थी। देखते देखते 8-10 महीने में छबिया अच्छी हो गई। गुलाबी के प्राणों में जैसे प्राण आए। वह छबिया की ओर देखती थी तो उसके मन में गर्व होता था। कोई भी उससे मिलता, उसके सामने वह छबिया के मामा को भांति भांति की गालियां देती और लोगों से सहानुभूति संचित करती। इसी बीच एक दिन एक घटना घट गई। छबिया अच्छी हो गई थी और उसे बेकार बैठना खराब लगता था। एक दिन बुढ़िया गुलाबी ने देखा कि वह रसोई घर के अंदर लीप रही थी। गुलाबी के घर को अपना घर समझकर घर लीपने के लिए चली गई। लीप रही थी गुलाबी, आंखें तरेर कर बोली, हरामजादी, तुझसे लीपने को किसने कहा था? ये छुआछूत की बात आ गई। छबिया सुन्न हो गई। इस निरादर की उसने कल्पना भी न की थी। उसका हाथ जहां का तहां रुक गया, चेहरे पर स्याही फिर गई। आंख उठाकर बुढ़िया की ओर देखा भी नहीं गया। सिर झुकाकर बोली, चाची मैंने समझा था। कुछ बोल नहीं पाई। चाची मैंने समझा था। जो उसने समझा था निश्चय ही गलत समझा था। उसे जो समझना चाहिए था वह अपनी कहते न कहते समझ गई। उससे बोला न गया। आंखों में आंसू भर आए और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। बुढ़िया गुलाबी ने चिल्ला कर कहा, निकल वहां से निकल, कल मुही अब मेरा धर्म भी भ्रष्ट कर डालेगी। और उस दिन न जाने किस युग की हंडिया को गुलाबी ने अपने रसोई घर से निर्वासित करके, तब मिट्टी की हंडिया हुआ करते थे घर में भात बनाने के लिए, निर्वासित करके घूरे में फेंक दिया। उस पर राह चलते मनचले लड़कों ने अपनी निशानेबाजी दिखलाई। कौवे आए, उस पर बैठे और फिर निराशापूर्वक उड़ गए। गुलाबी खींचती और छबिया पर तरह तरह का लांछन लगाती हुई कुम्हार के यहाँ गई। तब अपना तमाम दुखड़ा रोने के बाद छबिया के मामा पर सहस्रों गालियों की बौछार की और उसके बाद सस्ते दामों में 2 हंडिया लेकर घर लौटी। वहाँ छबिया का कोई पता नहीं था। वह फिर झुंझलाई। अल्हड़ लड़की की नासमझी और अदूरदर्शिता पर बिना किसी श्रोता के लेक्चर देती हुई रसोई के धंधे में व्यस्त हो गई। आखिर छबिया के दर्शन हुए। शाम के समय गुलाबी ने कर्कश कंठ से पूछा, तू थी कहाँ? गुस्सा है, मगर उस गुस्से में भी एक उदारता है, एक विराटता है। आखिर तुम थी कहाँ? छबिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आंचल से मुंह छुपाए ज्यों की त्यों खड़ी रही। गुलाबी ने कहा, आज दिन भर तुम थी कहाँ? तेरे ये चलन मुझे अच्छे नहीं भाते। मैं बूढ़ी आदमी तब से भूखी बैठी हुई हूँ। दिन भर गुलाबी ने भी कुछ नहीं खाया। तुझे कुछ समझ होनी चाहिए थी। क्या तुझे भूख नहीं लगती? छबिया ने कहा, हाँ मुझे भूख लगती। तुमने खा क्यों नहीं लिया? गुलाबी ने झुर्रियों भरे मुख से हंसी दौड़ गई। कहा, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं है रे। तू बेटी होकर घर में आई है और तेरे बिना मैं खा लूं? चल खाने चल।
मैं तो भूख के मारे मर गई, बुढ़ापे में निगोड़ी भूख भी कितनी सताती है। छविया ने कोई उत्तर नहीं दिया। छविया ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जहाँ की तहाँ ज्यों की त्यों खड़ी रही। गुलाबी ने कहा, अरे चलती क्यों नहीं? छविया बोली, चाची आज मैं गंगा में डूबने गई थी। चाची मैं आज गंगा में डूबने गई थी। गुलाबी जैसे आसमान से गिर पड़ी। आंखें फाड़ कर कहा, हाँ यही सिखाएगी और क्या। एक कुकर्म तो तूने ऐसा किया जिसके लिए दुनिया में बदनाम हो। अब अपनी जान देकर भगवान को कैसे मुंह दिखावेगी? मुझे यह सब पसंद नहीं। मैं कह देती हूँ, चल अब खाने चले। एक तो तुम्हारा मामा ऐसा निकला और इसके बाद बुढ़िया का लंबा और अनुपयोगी भाषण आरंभ हो गया। एक तरफ क्रोध है, एक तरफ उसे अपने घर के बर्तन नहीं छूने दे रही है, मगर दूसरी तरफ है कि आज उसके क्रोध से वह नाराज होकर अगर चली गई गंगा डूबने तो ये बुढ़िया गुलाबी भी दिन भर कुछ नहीं खाई। उस निबला, उस अबला का इतना बड़ा बल यह गुलाबी बुढ़िया बनती है जो खुद ही आसक्त है। चलिए कहानी अब अंतिम दौर पर है। 7-8 महीने की बात है। लोगों में छविया की कोई चर्चा न थी। वह बुढ़िया गुलाबी के घर में रहती, गोबर पाती, कंडे लाती। गेहूं को खेतों में सियार भागाने को वह रात रात भर जाकर टीन बजाती। उसका जीवन अजीब तरह से कट रहा था। किसी से मिलती बोलती भी नहीं। किसी ने बुलाया तो उसके यहाँ मजदूरी कराती। कुछ दे दिया तो ले लिया, नहीं तो मजदूरी मांगने में भी उसे शर्म आती थी, जैसे वह भरी जवानी में ही बुढ़िया हो गई थी। और इधर बुढ़िया गुलाबी का स्वभाव भी पलट गया था। जहाँ जाती छविया की बात लेकर जाती। आज उसने यह किया, कल उसने यह किया, यहाँ तक कि लोग सुनते सुनते ऊब जाते। छविया न हुई जान का जंजाल हो गया। एक दिन छविया आई, कहा पेट में दर्द है। एक दिन छविया आई, कहा पेट में दर्द है और बिस्तर पर पड़ गई। गुलाबी जब उसकी शुश्रूषा करने पहुंची तो मालूम हुआ यह पेट का दर्द नहीं, प्रसव की वेदना है। क्योंकि छविया के पेट में किसी का बच्चा पल रहा था, जिसकी वजह से मामा ने उसे प्रताड़ित किया और गुलाबी ने उसे सहारा दिया था। यह प्रसव की वेदना है। खींच कर बोली, मैं कहती थी कि इतना काम न किया कर। आखिर 1 महीना पहले ही बच्चा पैदा हो गया। बच्चा 9 महीने में की बजाय 8वें महीने में ही उत्पन्न हो रहा था। बड़ी मार्मिक कहानी है राधा कृष्ण की। छविया रोती रोती बोली, मैं नहीं बचूंगी चाची, मेरे कसूर को माफ़ करना। तुम मेरी माँ से भी बढ़कर हो। अगर मेरी माँ भी होती तो भी यह मुझे घर से निकाल देती, लेकिन तुमने मुझे ठौर दिया। हे भगवान, मैं तुम्हारी कोई सेवा ना कर सकी। चाची, गुलाबी ने डांट कर कहा, बक बक मत कर, मैं अभी चमारिन को बुलाई लाती हूँ। फिर तमाम गांव में इस बात की चर्चा गर्म हो गई। लोगों को भूली हुई बात याद हो उठी और उसका मजा उठाने में सब दत्तचित्त हो गए। उस समय न किसी को छविया के प्रति सहानुभूति थी और न बुढ़िया गुलाबी के प्रति। समाज तो चटखारे लेने में व्यस्त हो गया। जो 8 महीने पहले चर्चा हुई थी वो भूल गए थे लोग, मगर आज प्रसव के समय में गांव समाज हंस रहा है और गुलाबी देखिए कैसे तत्पर है इस स्त्री की रक्षा के लिए। दूसरी स्त्री गुलाबी के प्रति सबके सामने उस समय जैसे सबसे गहरा प्रश्न था कि आखिर यह गर्भ किसका हो सकता है। लोग कल्पना दौड़ाते थे और तरह तरह का अनुमान करके बातचीत कर रहे थे। दूसरे दिन जब गुलाबी गांव से निकली तो लोगों ने कनखियों से मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा। किसी ने कहा, बधाई हो गुलाबी बूढ़ी। जवाब में बुढ़िया हंसी, बोली, भाई भगवान की दया है, रात तो मैं घबरा गई थी, लेकिन खैर कहो कि सब मजे में बीत गया। लड़का है कि लड़की? लड़का है भैया, चांद जैसा लड़का। तब तो तुम्हें सोहर गाना चाहिए था। अब की गुलाबी ने ताने को समझा, उसका मर्म बिंध गया, लेकिन संभल कर बोली, भैया मेरे यहाँ नाती पैदा हुआ तो मैं सोहर गाने के लिए तुम्हारे घर थोड़े आवेगी। लेकिन हम गरीब आदमी भी सोहर गाना जानते हैं। नन की चमारिन से पूछ लेना, मैं अकेली रात भर सोहर गाती रही हूँ। और अभी तो क्या हुआ, मैं उसकी छठी इस तरह करूँगी कि दुनिया देखेगी। तुम्हारा भी तवा जा रहा, आज ही कहे जाती हूँ। गुलाबी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। वह जानती थी कि मैं औचित्य की सीमा से बाहर जा रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर वश न था। छठी के तवाजी की बात सुनकर उसने कहा, जिसके बाप का कोई पता नहीं, उसके लड़के की छठी खाने के लिए कम से कम मैं तो नहीं जा सकती। गांव की औरतों का उलाहना, जहां एक तरफ गांव की औरतें छविया की इस
बच्चे के प्रति उलाहना दे रहे हैं गुलाबी को, वहीं गुलाबी उसे अपने गले से लगाकर बैठती है, अपनी उदारता का परिचय देती है। कहानी के अंतिम चरण को देखिए। कुछ अज्ञात कुलीन बच्चों की छठी हुई, उस अज्ञात कुलीन बच्चे की छठी भी की गुलाबी ने, छठी हुई, लेकिन खाने के लिए कितने आदमी गए थे, इस बात को लिखने की अपेक्षा मौन रहना अधिक अच्छा है। धीरे धीरे दिन बीत चले, महीने, 2 महीने और कई महीने बीत गए। अब छविया उस लड़के को गोद में लेकर गांव में निकलती, लोग उस बच्चे को देखते और कहते कितना स्वस्थ है। फिर कोई कह उठता दोगला है। दोगला माने दो जाति के बीच का उत्पन्न बच्चा दोगला है। न छविया इन बातों को सहने की आदी हो गई थी, उसे अब लाज शर्म कम लगती थी। कभी वह गांव के भले लोगों के सामने से भी निकल जाती और सिर का आंचल न खींच सकती थी। लोग उससे न जाने किस चीज़ की उम्मीद रखते थे और जो जी खोलकर उसकी और गुलाबी की निंदा किया करते थे। उधर गुलाबी बीमार रहा करती थी, उधर छविया को कोई काम देना भी नहीं चाहता था। गुलाबी न दवा करती थी न करने देती थी। जब छविया उसे दूध देने जाती तो गुलाबी उखड़ी हुई सांस को बटोर कर कहती, बाबू क्या पिएगा? उस छोटे से बच्चे के लिए गुलाबी दूध नहीं लेती। और इसी तरह दिन चल रहे थे। 1-1.5 महीने के बाद दमे की गहरी बीमारी भोगकर बुढ़िया गुलाबी फिर चंगी हो गई। वह बड़ी कमजोर और कुबड़ी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से कांपते हुए हाथ से लाठी लेकर घर से बाहर निकल सकी थी। एक दिन छविया ने कहा, चाची तुम तो आधा भी नहीं रही। गुलाबी ने कहा, मैं डर रही थी कि अगर कहीं चल देती तो मेरी सदगति भी न होती। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे फिर से बचा लिया। अब मैं प्रायश्चित करने काशी धाम जाऊंगी, काशी जाऊंगी प्रायश्चित करने के लिए। अब ये प्रायश्चित किस बात का है, आगे चलते हैं। छविया अचरज में भरकर बोली, चाची तुमने कौन सा पाप किया है जो प्रायश्चित करोगी? बुढ़िया एक क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, यही पाप है, यही प्रायश्चित का विषय है। लेकिन तुमने तो मेरा छुआ खाया, तुमने तो मेरा छुआ एक बूंद पानी भी ना पिया। बुढ़िया ने विश्वस्त भाव से कहा, इससे क्या, प्रायश्चित करना तो होगा ही। छविया घबरा गई। प्रायश्चित का कोई तात्पर्य उसकी समझ में नहीं आता था। लाख कहती रही, लेकिन गुलाबी के मन को घेर कर भी उसे रोक न पाई। गुरु राम के यहाँ 10 रुपए बाकी के निकलते थे। बड़ी मुश्किल से उसे वसूल किया और काशी के लिए चल पड़ी। जाती बार छविया कि उस अबोध बच्चे को गोद में लेकर रोते रोते अधीर हो रही थी। लोगों को आशा थी कि गुलाबी फिर आवेगी। 10 रुपये वसूल कर अपने काशी के लिए चली जाती है। लोगों को विश्वास था कि गुलाबी आएगी, मगर देखिए लोगों को आशा थी कि गुलाबी फिर आवेगी, लेकिन वह नहीं लौटी। कई महीने बाद अकस्मात छविया के नाम एक बंद लिफाफा आया। डाक मुंशी ने उसे पढ़ा था और उसके चुपके चुपके गांव वालों को खबर सुनाई थी कि बुढ़िया के सिरहाने 300 रुपये गड़े हैं। बुढ़िया गुलाबी के सिरहाने माथे के नीचे 300 रुपये गड़े हैं। उन्हें छविया के लड़के की शादी के लिए छोड़ गई है। छविया के बच्चे की शादी धूमधाम से हो, उसकी छठियारी खाने वाले तो गांव के लोग नहीं आए, मगर छविया के बेटे की शादी धूमधाम से हो, इसके लिए बुढ़िया ने वो उस पत्र में सूचना दी थी कि उसके माथे के नीचे 300 रुपये हैं। बहुत दिन बीत गए। छविया का लड़का 12 वर्ष का हो गया है। बहुत दिन बीत गए। छविया का लड़का 12 वर्ष का हो गया है और गांव के लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। बुढ़िया गुलाबी का कोई पता नहीं चला। बुढ़िया गुलाबी जो काशी गई तो फिर लौटी नहीं, कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का अनुमान है कि वह अब भी जीवित है, आजकल भी वह काशी में ही है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने वहाँ उसे अपनी आंखों से देखा था। वह विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ी भीख मांग रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ी भीख मांग रही थी। वह बिल्कुल अंधी हो गई थी और वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर सिर्फ एक चीथड़ा था। जाने बात कहाँ तक सच है, जाने बात कहाँ तक सच है। कहानीकार यहीं आकर रुक जाता है और बुढ़िया गुलाबी की ये कहानी अपने आप में एक वैसी कहानी है जो आज भी लगता है समाज उससे अलग नहीं हो सकता है। मगर बुढ़िया गुलाबी का जो विराट चरित्र है, उदात्त चरित्र है, अपने गांव के एक दबंग आदमी के भांजी को, जिसका मामा उसको स्वीकार नहीं करता है, उसको अपने घर रखती है, उसका लालन पालन करती है। निश्चित ये एक विराट चेतना की कहानी है। स्त्रियों
के प्रति जो समाज में भ्रम की स्थिति है, उनके साथ खड़ी होने वाली एक बुढ़िया गुलाबी, जो छविया नाम की इस अनाथ बच्ची के लिए सहारा बनती है और उसके अनाथ और उस दोगले बच्चे को एक सम्मान की जिंदगी देने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई अर्पित कर देती है। उसको विश्वास है कि समाज उसके बच्चे को एक दिन स्वीकार करेगा। आज के दौर में स्त्री विमर्श का दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, मगर 30, 32 और 36 के आसपास राधा कृष्ण ने इस कहानी में महिलाओं को सशक्त होने के जो संकेत इस कहानी में दिए हैं, उस संकेत में यह भी है कि जब तक बूढ़ी गुलाबी जैसे विराट चरित्र की महिलाएं नहीं आएंगी, तब तक समाज में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। और यह संभव है एक बूढ़ी या गुलाबी के त्याग पर, तप पर। छविया का जीवन संवारने का सारा दायित्व इन बुजुर्गों पर है, जो अपने उत्तरदायित्व से भागते हैं, लांछनों के नाम पर किनारा कसी कर लेते हैं। बुढ़िया गुलाबी अभावग्रस्त होती है, कमजोर है, मगर अपनी स्त्री शक्ति को सम्मानित करने के लिए जब कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं है, तब भी सहारा बनने के लिए तैयार होती है। ये बुढ़िया गुलाबी कहानी राधा कृष्ण की उत्कृष्ट कहानियों में से है। कहानी थोड़ी लंबी जरूर है, मगर ये भूली बिसरी कहानियों की श्रृंखला में ये कहानी आज बहुत लोगों के पास नहीं है। मैं राधा कृष्ण की इस कहानी को आपको सौंप कर प्रसन्न हूँ। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने मित्रों को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने विचार जरूर देंगे। इन कथा कहानियों की श्रृंखला में अगर मेरे से कुछ गलतियां हो रही हों या मेरे से कोई आप अधिक उम्मीद रखते हैं तो इसे मुझे अवगत कराएंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।